रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो ये पास वाली घंटी दिखाई दे रही इससे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी सबसे पहले करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 85। इससे पहले हमारे 84 एपिसोड या 84 क्लासें आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। और इसके अलावा उसकी मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीधा चैनल पर जाना और चैनल पर जो प्ले लिस्ट का सेक्शन बना हुआ है उसमें जाकर जो आप अलग अलग प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं और उसे देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं और उसे डिटेल से वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कौन से टॉपिक कवर करने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले बताना। इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो 4 नंबर टॉपिक है स्टैटिक सामान्य ज्ञान, जिसमें हम विश्व का, भारत का और राजस्थान इन तीनों का सामान्य ज्ञान भी शामिल करने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा काफ़ी। और ये वीडियो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है हमारी प्रतिदिन कक्षा आती है जिसमें हम डिटेल से बताते हैं, तो वो भी आप जरूर देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के भाला फेंक खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और हम सबके प्रेरणा स्रोत और सबके दिल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, तो हाल ही में इन्होंने जो ज्यूरिख डायमंड लीग हुई है तो इसमें कौन सा पदक जीता है, तो वो भी देखते हैं। ऑप्शन ए है वो है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है वो है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। रजत पदक हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा द्वारा जीता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानकारी जान लेते हैं कि इसमें स्वर्ण किसने जीता है और कांस्य किसने जीता है और नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर लंबा जो इस बार इस चैंपियनशिप में भाला फेंका है, तो वो भी बहुत है। और इससे पहले हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ था, मतलब विश्व एथलेटिक्स वो भाला फेंक चैंपियनशिप, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ज्यूरिख डायमंड लीग, ज्यूरिख डायमंड लीग 2023, सबसे पहले ये देखते हैं इसका आयोजन स्थल कहाँ पर, ये आयोजन कहाँ पर हुई थी। आयोजन, तो ये आयोजन हुई थी, वो हुई थी स्विट्जरलैंड में हुई थी, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें गोल्ड किसने जीता है, तो इस प्रतियोगिता में गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड जीता है इसमें उसका नाम है जैकब। जैकब ने गोल्ड जीता है। और ये किस देश के मतलब निवासी हैं, तो ये हैं चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैकब ने कितने लंबे मतलब कितने, ये चेक गणराज्य लिखा हुआ, कितने लंबा मतलब भाला फेंका इन्होंने, तो इन्होंने जो भाला फेंका वो फेंका है 85.86 मीटर लंबा, इतना लंबा मतलब इन्होंने भाला फेंका है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो सिल्वर जीता है वो हमारे भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीता है, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा में इसमें कितना भाला फेंका है, तो नीरज चोपड़ा ने फेंका है वो फेंका है 85.71 मीटर, थोड़े से पीछे रह गए थे, वरना इस प्रतियोगिता में भी इनके द्वारा गोल्ड जीता जाता था। और इसके अलावा अब जो मैं अन्य और बता रहा था कि ये तो बता दी, इसके अलावा जो अन्य है वो है, वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो कहाँ पर हुई थी, बुडापेस्ट में। तो ये तो मैंने बता दिया है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 आयोजन स्थल स्विट्जरलैंड, गोल्ड जैकब चेक गणराज्य के हैं 85.86 मीटर और सिल्वर नीरज चोपड़ा 85.71 मीटर, ये भी ध्यान रखना। तो अब जो अन्य प्रतियोगिताएं वो भी देख लेते हैं जो हाल ही में आयोजित हुई है, संपन्न हुई है, जैसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये कहाँ पर हुई थी,
तो ये हुई थी बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट कहाँ है? तो बुडापेस्ट है हंगरी में, ये भी ध्यान रखना है। बुडापेस्ट कहाँ पर है? हंगरी में। और यहाँ पर गोल्ड किसने जीता था? गोल्ड, तो इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था, वो जीता था नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा। और इसके अलावा इसमें मतलब सिल्वर किसने जीता था? तो इस प्रतियोगिता में सिल्वर जीतने वाले कौन थे? तो सिल्वर जीतने वाले वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, पाक का खिलाड़ी था। और इसके अलावा इसमें गोल्ड मतलब ब्रॉन्ज किसने जीता? ये और ब्रॉन्ज जीता, वो जीता था जैकब ने, जो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता था। वो इस प्रतियोगिता में मतलब ब्रॉन्ज जीता था जैकब। और ये कहाँ के? चेक गणराज्य के, ये भी ध्यान रखना। और इसमें नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर लंबा भाला फेंका है? ये भी बहुत मतलब रेल प्रेस में कभी कोई पूछ ले, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें फेंका था नीरज चोपड़ा ने, वो फेंका था 88.17 मीटर लंबा है। तो ये ध्यान रखना, इसकी ये लंबाई इंपॉर्टेंट है, क्या कितना लंबा इसमें मतलब भाला फेंका है। और इसके अलावा अन्य और देखे तो वो हुआ था दोहा डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग। तो ये दोहा डायमंड लीग, इसमें गोल्ड किसने जीता था? इसमें गोल्ड जीता, वो भी ध्यान रखना है। तो वो भी जीता नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा में इसमें भी गोल्ड जीता है। और इसके अलावा हाल ही में आयोजित ये मतलब अन्य जो और प्रतियोगिता है वो भी देख लेते हैं। जैसे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई हाल ही में? विश्व बैडमिंटन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई, ये भी ध्यान रखना। तो ये की गई थी, वो की गई थी चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हुई थी? कोपेनहेगन में हुई थी, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ये भी ध्यान रखना। और कोपेनहेगन कहाँ पर है? तो कोपेनहेगन है वो है डेनमार्क में, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो यहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। और इसके अलावा एक यहाँ पर ये हुई थी, ये भी ध्यान रखना कहाँ पर हुई थी, ये भी कहाँ पर हुई। एक और लिखता हूँ, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी हाल ही में? तो ये हुई थी, वो हुई थी अजरबैजान, ये भी ध्यान रखना है, अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान में हुई थी। और इस प्रतियोगिता में मतलब गोल्ड किसने इसमें गोल्ड जीतने वाले कौन थे? गोल्ड और सिल्वर। तो इसमें गोल्ड किसने जीता था? तो इसमें गोल्ड जीता था वो था अलकराज, अलकराज। और इसमें सिल्वर जीता था, वो जीता था आर प्रज्ञानंद ने, आर प्रज्ञानंद, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा और कुछ और देख लेते हैं प्रतियोगिता, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो अन्य फैक्ट बता रहा हूँ ये आप जरूर नोट कीजिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है। जैसे और देखें तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने जीते हैं, एक बार वापस रिवीजन ये भी कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें भारत ने 1 + 2 + 4 तो कुल 7 मेडल जीते थे, ये भी ध्यान रखना। और एक किसने जीता था? तो ये जीता था नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड। और 2 किसने ये जीते थे? तो एक तो जीते रवि दहिया, जो कि किसके खिलाड़ी हैं? कुश्ती के खिलाड़ी। और एक है मतलब एक तो है रवि दहिया, ये ध्यान रखना। और एक खिलाड़ी का और नाम है, वो है मीराबाई चानू। तो रवि दहिया, रवि दहिया, और एक है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ये भी ध्यान रखना। आपको ये बताना है कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। और नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? तो ये हरियाणा के शहर है, हरियाणा, हरियाणा के निवासी है नीरज चोपड़ा, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो इस मतलब चैंपियनशिप में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, इसमें भारत की रैंक कौन सी थी? तो ये इसमें भारत की कुल मतलब 7 पदक थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और इसके साथ भारत की रैंक थी वो थी 48, 48वीं रैंक थी, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा और देखें तो मतलब इसमें मतलब ये मैंने बता दिया है। और इसके यही था, इसके बारे में और तो कुछ है नहीं।
और इसके जो 4 ब्रॉन्ज जीते थे यहाँ पर भारत ने, इसमें से एक थी भारत की टीम, हॉकी की टीम थी। हॉकी की टीम ने कितने साल बाद ये वापस मतलब ये पदक जीता, तो वो जीता था 42 ईयर बाद कोई पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि भारत ने लगातार 3 पदक जीते थे। वो कौन कौन से थे? तो एक था 28 1930, नहीं यहाँ पे एक 1930 और यहाँ पर है कौन कौन से थे, एक तो थे 28 का, एक था वो था 32 का, और एक था वो था 36 का। और इन तीनों जो ओलंपिक हुए थे इसमें मतलब भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था, ये भी ध्यान रखना। और इन तीनों में मतलब जो भारत के जो भारतीय हॉकी टीम के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, वो इन्होंने ये प्रतिनिधित्व किया था इन तीनों में। और ये जो तीसरा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, और हिटलर इसको देखने आया था, और भारत ने जर्मनी को हराकर जर्मनी की जमीन पर हराकर ये गोल्ड जीता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रतिवर्ष 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व खेल दिवस। तो ये था क्वेश्चन, और इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी जो अन्य फैक्ट थे वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे से, ये यहाँ पर रेमन मैग्सेसे से लिखा हुआ है, रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आपको ये बताना है कि जो वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन और क्या है इसका आंसर। वो भी डॉक्टर रवि, ऑप्शन ए है वो है डॉक्टर रवि कन्नन, ऑप्शन बी है वो है राज चेट्टी, ऑप्शन सी है वो है सुभाष रोनवाल, और ऑप्शन डी है वो है रतन टाटा, लीजेंड ऑफ बिजनेसमैन। तो आइए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन को हाल ही में वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। और अब तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि इनके बारे में और किन से संबंधित हैं, और इसके अलावा ये रेमन पुरस्कार कब इसकी शुरुआत हुई थी, और अब तक कितने भारतीयों को मिल चुका है, प्रथम किसे मिला है और किसे मिला है न्यूज के अंदर, वो सभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 इसे किस उपनाम क्या है इसका? तो इसका उपनाम देख लेते हैं। उपनाम तो इसे कहते हैं एशिया का नोबल, ये भी ध्यान रखना, एशिया का नोबल, एशिया का नोबल, एशिया का नोबल कहा जाता है। और इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी मतलब स्थापना कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं, वो हुई थी 1957 के अंदर। आपको पता होगा 1957 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट इसी साल आई थी, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें मतलब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम भारतीय व्यक्ति, प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो वो थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मतलब ये अवार्ड दिया गया है। तो आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जिनको ये मतलब प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये भी ध्यान रखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसके अलावा इनको कब दिया गया था वो सन भी याद रख लेना है। तो वो दिया गया था 1958 में, ये भी ध्यान रखना है, स्थापना हुई इसके 1 साल बाद। और इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, कौन सा आंदोलन था ये भी मैं यहाँ बता देता हूँ। आंदोलन, तो इनके द्वारा भू आंदोलन चलाया गया था, भू आंदोलन। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए, ये भी ध्यान रखना है, पहले व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए हैं। ये जो अन्य फैक्ट बता रहा हूं इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। व्यक्तिगत
आंदोलन, ये भी ध्यान रखना। अब जो अन्य और है जो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना, क्या पता कहीं कोई स्थान पूछ ले। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो हाल ही में 4 व्यक्तियों को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 4 व्यक्तियों को दिया गया है, और इसमें से एक है हमारे जो ये डॉक्टर रवि कन्नन, एक है डॉक्टर रवि कन्नन, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब इनका ये किससे संबंधित है, ये किस संबंधित है मतलब, तो ये है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब ये किससे संबंधित है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट या मतलब कह सकते हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ है, कैंसर रोग विशेषज्ञ, ये भी ध्यान रखना। और 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था, 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो 2019 का वो दिया गया था रवीश कुमार को, रवीश कुमार जो कि किससे है, मतलब रवीश कुमार है जो न्यूज से संबंधित है, न्यूज एंकर है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एडीपी के द्वारा। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो एडीपी के द्वारा देने वाला है, तो वो है एडीबी, एडीबी मतलब एशिया डेवलपमेंट बैंक। एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1967 के अंदर, 966 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है मनीला, फिलीपींस, ये भी ध्यान रखना, मनीला, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, यहाँ पर एडीबी का मुख्यालय है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपको अन्य और ये आपको 2 ज्वालामुखी बतानी है, ताल और ये किस देश में स्थित है, ताल और म्योन ज्वालामुखी, म्योन, ताल और म्योन ज्वालामुखी ये कहाँ पर है ज्वालामुखी, तो ये है वो है फिलीपींस के अंदर, ये भी ध्यान रखना, फिलीपींस के अंदर। तो ये थे 2 क्वेश्चन, और इसके बारे में डिटेल से जानकारी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये किस किस को मिला है, कब कब मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब इसकी स्थापना हुई थी, और कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिनको ये मिला है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको भी ये दिया गया है। और भारत के काफ़ी व्यक्ति है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ध्यान रखना ये भी। तो ये थे 2 क्वेश्चन। अब आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वो भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंक प्रारंभ की है, मतलब आपको ये बताना है कि वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में पहले इस्लामिक बैंक की स्थापना की है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान या पाक, ऑप्शन बी है पाक या पाकिस्तान, ऑप्शन सी है वो है रूस, और ऑप्शन डी है वो है ईरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। हाल ही में रूस में पहली इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली प्रारंभ हुई है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये बैंक, और इस्लामिक धर्म से संबंधित है तो क्या है इंपॉर्टेंट, वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो है मतलब रूस में स्थापित की गई इस्लामिक बैंक, रूस में 1 सितंबर से, मतलब आज से 2 दिन पहले 1 सितंबर 2023 को एक बैंक की शुरुआत हुई है जिसका नाम है इस्लामिक बैंक, इस्लामिक बैंक, ये भी ध्यान रखना, या बैंकिंग प्रणाली या बैंक प्रारंभ हुई है। और इसके अलावा मतलब इसकी शुरुआत हो गई है, ये पूर्णतः मतलब इस्लाम धर्म पर आधारित होगी, और जो पूर्णतः शरिया जो कानून है इस पर आधारित है। इस्लाम धर्म में जो शरिया कानून है, शरिया कानून पर आधारित होगी, शरिया कानून पर आधारित होगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या कहा गया है
कि इसमें जो ऋण दिया जाएगा, किन किन को ऋण दिया जाएगा और इस पर क्या ब्याज लगेगा या किन को नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये होगा ब्याज मुक्त ऋण। ब्याज मुक्त ऋण मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि आपको ऋण मिलेगा, आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में ब्याज लेना वो एक सही नहीं माना जाता है या धर्म के विरोध माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें किन किन व्यक्तियों को मतलब ऋण नहीं दिया जाएगा या मतलब पैसे नहीं दिए जाएंगे, यहाँ से मतलब ऋण कह सकते हैं नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो प्रमुख लिख सकते हैं वो है शराब के लिए, शराब प्लस सट्टा प्लस, और इसमें क्या शामिल है, तो प्लस इसमें है तंबाकू। आपको ये देखो तंबाकू के लिए क्या लोन लेता है कोई क्या, ये देखिए। तो आपको अगर लोन लेना है तो आप इन से 3 क्षेत्रों में जो आप पैसे लगाएंगे तो इनके लिए आपको इस बैंक से लोन नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना है। लोन पर क्या होगा, प्रतिबंध, लोन पर प्रतिबंध, ये भी ध्यान रखना, प्रतिबंध, तो ये ध्यान रखना है। और आइए अब थोड़ा सा रूस के बारे में भी जान लेते हैं कि रूस की क्या क्या विशेषताएं, जैसे रूस की राजधानी क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको इतना याद रखना है किस देश में स्थापित हुई है, बाकी ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बताए हैं। अगर आप आरएस लेवल की या आरएस की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर कथन के रूप में आपको दिए जाएंगे। जैसे ये आ जाएगा कि इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली के रूप में कथनों का सही कथन का चयन कीजिए। उसमें क्या दे देंगे कि शराब, सट्टा, तंबाकू, एक और कोई ऐसा जिसमें लोन दिया जाता है, क्या इन पर सभी का प्रतिबंध होगा। तो आपको ये 3 याद रखना है। और इसके अलावा ये दे देंगे कि मतलब किस धर्म पर, मतलब इस्लामिक धर्म के किस कानून पर आधारित है, शरिया कानून, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा और जान लेते हैं रूस के बारे में, क्योंकि अक्सर रूस चर्चा में रहता है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो काफ़ी चर्चा में है। रूस की राजधानी क्या है, राजधानी, तो रूस की राजधानी है वो है मॉस्को। मुद्रा क्या है रूस की, तो वो है रशियन रूबल, रशियन रूबल, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या है रूस के बारे में अन्य फैक्ट, जैसे ये तो हो गए 2। रूस के वर्तमान में मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि मतलब वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाला कौन था वो जो ये उपाधि धारण की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा और अन्य देखें तो मतलब वो कौन सा मतलब दिल्ली सल्तनत का शासक था जिन्हें मतलब घोड़े को दागना, सैनिक का हुलिया रखना इत्यादि ये प्रणाली भी शुरू की गई थी। घोड़ों को दागना, सैनिक का हुलिया, सैनिक का हुलिया, तो ये दोनों किसने प्रारंभ की थी, तो ये दोनों जो प्रणाली थी वो किसने की थी। और एक बाजार नियंत्रण, ये भी इसमें शामिल है, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, ये 3 प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी, मैं बदम पंखा दे, अलाउद्दीन खिलजी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपको ये पता होगा कि अजमेर में एक संस्था थी जिसका नाम था संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। इस पाठशाला को तुड़वाकर किसने एक मस्जिद बनाई थी, या कह सकते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था, 2.5 दिन का, 2.5 दिन का झोंपड़ा,
2.5 दिन का झोंपड़ा, और यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स भी लगता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है या किसके द्वारा मतलब ये निर्मित किया गया था 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो वो कौन सा शासक था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि मतलब वो कौन सा शासक था जिसने ये इमारत का निर्माण करवाया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ये था तीसरा क्वेश्चन और इसके बारे में कुछ इतिहास के फैक्ट भी मैंने इसको साथ जोड़ दिया है, ये भी ध्यान रखना है। तो आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है। ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है सोमालिया, ऑप्शन सी है युगांडा और ऑप्शन डी है वो है गैबोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गैबोन। हाल ही में नाइजर के बाद गैबोन में ये सैन्य तख्ता पलट हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जुलाई 2023, जुलाई 2023 यहाँ पर क्या होता, नाइजर की राजधानी क्या है, वो है नाइजीरिया, नाइजीरिया। और यहाँ पर क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, तख्ता पलट, ये भी ध्यान रखना है, सैनिकों ने किया था। और इसके अलावा अब किस में ये तख्ता पलट हो गया है, तो वो था गैबोन। गैबोन में अब तख्ता पलट हो गया है, गैबोन तख्ता पलट। सैनिकों ने अपने शासन, जो देश का शासन था वो अपने हाथ में ले लिया है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये गैबोन कहाँ किस देश में स्थित है, मतलब किस महाद्वीप में, वो मैंने आपको प्रश्न में भी लिखाया था, अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है गैबोन की, राजधानी, अक्सर कभी कभी राजधानी से क्वेश्चन आ जाता है मिलान से संबंधित, तो इसकी जो है वो है लिब्रविले इसकी राजधानी, ये भी ध्यान रखना, लिब्रविले इसकी राजधानी है, लिब्रविले इसकी राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देख लेते हैं, एक दो देशों की राजधानी देख लेते हैं, जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है, तो इसकी जो राजधानी है वो मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको फुल डिटेल में, कंपाला। और मैंने आपको बताया था कंपाला मंत्री स्तरीय मतलब बैठक वो किसकी थी, और उसमें मैंने आपको डिटेल से जानकारी बताई थी कंपाला। और कंपाला में हाल ही में कब से 4 सितंबर 2023 से मतलब एक मंत्री स्तरीय बैठक थी, उसका क्या नाम था, कंपाला घोषणा पत्र, ये था कंपाला घोषणा पत्र, कंपाला घोषणा पत्र, कंपाला घोषणा पत्र। और किससे संबंधित था, तो ये था पर्यावरण से संबंधित था। और किस संस्था थी, ये संस्था कौन सी थी, तो वो थी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस संस्था द्वारा ये कंपाला घोषणा पत्र की बैठक हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, कंपाला, जो कि युगांडा की राजधानी है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि मोरक्को की राजधानी क्या है, मोरक्को देश है, और वहाँ से कौन आया था, इब्न बतूता पहन के जूता, ये था मोरक्को। तो अल रेला उसकी पुस्तक थी, और वो वहाँ कहाँ का निवास था, मोरक्को वहाँ का था। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को देश की राजधानी है वो है रबात, इसकी मोरक्को की राजधानी है। और इसके अलावा नामीबिया की राजधानी क्या है, नामीबिया आपने नाम बहुत सुना होगा, नामीबिया, क्योंकि वहां से भारत ने 8 चीते लाए थे, ये भी ध्यान रखना। और उसमें से एक थी आशा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया था। और तो इसकी राजधानी क्या है नामीबिया की, क्या पता राजधानी से क्वेश्चन पूछ ले, तो वो है विंड हॉग, ये राजधानी आपको ध्यान रखना है, विंड हॉग ये इसकी राजधानी है। और ये थे 4 क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। अब जो मैं आगे जो ये पार्ट अगला होने वाला है वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके हमारी इस कक्षा के बारे में और ये जो मैं मैटर दे रहा हूँ उसके बारे में। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो होगा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित।
हाल ही में किस मंदिर के लिए राज्य का 5वां रोपवे बनकर तैयार हो गया है? ऑप्शन ए चामुंडा माता मंदिर जोधपुर, ऑप्शन बी है वैष्णो देवी मंदिर जयपुर, ऑप्शन सी है सावित्री माता मंदिर पुष्कर जो कि अजमेर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आइए जान लेते हैं आज हम पूरे राजस्थान में कौन कौन से रोपवे हैं उनके बारे में। पर इसका पहले इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, वैष्णो देवी मंदिर जो है जयपुर के अंदर। अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख रोपवे। मैं इधर लिख देता हूं राजस्थान के रोपवे। कौन कौन से रोपवे हैं? नंबर 1, राजस्थान में सबसे पहले कौन सा रोपवे आया? वो आया था सुंदा माता रोपवे। सुंदा माता रोपवे, सुंदा माता रोपवे जो कि कहां पर है? जालोर। और इसके अलावा ये राज्य का सबसे लंबा रोपवे है, ये भी ध्यान रखना है विशेषता। राज्य का सबसे लंबा रोपवे, सबसे लंबा रोपवे, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा इनकी लंबाई कितनी है? तो वो है 850 मीटर। 850 मीटर इसकी लंबाई है, ये भी ध्यान रखना। और ये कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये बनकर तैयार हुआ था 20 दिसंबर 2006। 20 दिसंबर 2006 को बनकर तैयार हुआ था राजस्थान का पहला रोपवे जिसका नाम है सुंदा माता रोपवे जो कि जालोर में स्थित है और राज्य का सबसे लंबा रोपवे है। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर कौन सा रोपवे बनकर राजस्थान में तैयार हुआ था? वो होता इच्छा पूर्णी करनी माता रोपवे। इच्छा पूर्णा करणी माता रोपवे। ये कहां पर है? तो ये है उदयपुर में, ये भी ध्यान रखना। ये कहां पर है? उदयपुर में। और इसके अलावा इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी कौन सा है? 2008 में। तारीख देखें तो वो है 8 जून। 8 जून 2008 में इस रोपवे की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। ये था राजस्थान का दूसरा रोपवे। अब देखते हैं राजस्थान का तीसरा रोपवे। राजस्थान का तीसरा रोपवे कौन सा है? वो है सावित्री माता रोपवे। सावित्री माता रोपवे, सावित्री माता रोपवे ये कहां पर है? तो ये है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा सावित्री माता रोपवे ये कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 13 मई 2016 को बनकर तैयार हो गया। और अब देख लेते हैं नंबर 4 पे चौथा रोपवे कौन सा है। नंबर 4 पर कौन सा आता है? वो आता सामोद रोपवे जो कि कहां पर है? जयपुर के अंदर। सामोद रोपवे ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। ये भी ध्यान रखना आप सभी को। और अब ये कब बनकर तैयार हुआ था? ये कौन सी डेट है? तो ये कौन सी है? वो है 19 के अंदर 25 मई 2019। ये ध्यान रखना 25 मई 2019 को ये बनकर तैयार हुआ था। और अब बनकर हो गया है 5वां रोपवे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5वां रोपवे, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान का 5वां रोपवे बनकर अब तैयार हो गया है। तो ये रोपवे ऐसा होगा कि स्वचालित होगा कि मतलब ऑटोमेटिक चलेगा। स्वचालित रोपवे, ये भी ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा ये मतलब कहां से कहां तक मतलब होगा? तो ये होगा जयपुर के अंदर खोला जी हनुमान जी का मंदिर है, या उसके मतलब खोला जी हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा वहां से लेकर ये हनुमान जी का मंदिर और ये दो मतलब पहाड़ियों के बीच में स्थित होगा। एक है अन्नपूर्णा माता की पहाड़ी और एक अन्नपूर्णा, दो पहाड़ी पर दो मंदिर बने हुए, एक इस साइड और एक इस साइड। और एक पर है वो है अन्नपूर्णा माता
का मंदिर बना हुआ है और एक बना वैष्णो माता का मंदिर। ये मान लो दो पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखना। ये रोप वे ऐसे ही होता है, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये मान लो एक पहाड़ी है और एक ये इधर एक और पहाड़ी है। तो रोप वे का क्या काम होता है, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक रस्सी खींची जाती है या कोई भी मतलब ऐसा एक बनाया जाता है, फिर यहाँ पर ट्रॉली के माध्यम से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वो है अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। और यहाँ पर है वो है वैष्णो माता का मंदिर। और इन दोनों को मतलब जोड़ने के लिए ये रोप वे बना है। ये है राजस्थान का 5वां रोप वे। और इसके अलावा और इसका क्या फैक्ट है वो है, मतलब इसे अन्नपूर्णा रोप वे भी कहते हैं। अन्नपूर्णा रोप वे, अन्नपूर्णा रोप वे इसका भी नाम है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। आज का छठा क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग, यहाँ पर उद्योग लिखा हुआ था, उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के तहत राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया या किसे दिया जाएगा, मतलब घोषणा हो चुकी है, कब दिया जाएगा बताऊंगा वो भी। ऑप्शन ए वो है जेबी निशा, ऑप्शन बी है मोहम्मद याकीन, ऑप्शन सी है इंदर सिंह कुदरत और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो आपको ये बताना है कि मतलब इस योजना के तहत, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के तहत राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपको तो ये किसे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट है, इंदर सिंह कुदरत। तो अब इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं। इससे पहले ये रोप वे वाला हमने देख लिया है, वो भी आपको पता होगा। तो अब इसकी भी हम डिटेल से जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें राजस्थान में उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी मतलब योजना चल रही है राजस्थान में। शॉर्ट में लिखूंगा मैं, राजस्थान में उद्योग को बढ़ावा, राजस्थान में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष कौन सा 2016-17 के अंदर ये योजना, वित्त वर्ष 2016-17 में एक मतलब योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, आपको ये ध्यान रखना है। इसकी ये शुरुआत हुई थी किस बजट में हुई थी या किस वित्त वर्ष में हुई थी, तो वो था 16-17 के अंदर। और अब आगे अब हम देख लेते हैं वर्ष 2023-22-23 में या 23-24 बजट 2023-24, इसमें घोषणा हो चुकी है मतलब किन किन को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे टर्न ओवर वर्दी के अंदर किसे दिया जाएगा, टर्न ओवर वर्दी के अंदर किसे दिया जाएगा ये भी आपको बताना है। और इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है, MSM मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज या MSME वाला मीडिया इंटरप्राइजेज, ये भी इसकी फॉर्म होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले दिया गया है इसे ये पुरस्कार मीडियम स्मॉल मीडिया इंटरप्राइज या स्मॉल, ये है, ध्यान रखना इसके MSME के बारे में। तो ये दिया गया था लोटस उदयपुर को, लोटस उदयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये किस में दिया गया, स्मॉल में, तो स्मॉल में दिया गया था शारदा ग्रुप है एक, उसको दिया गया, ये है जयपुर का, ये भी ध्यान रखना है। और M में ये वापस इसमें किसे दिया गया था, तो इसमें दिया गया सुनिधा, जो कि भीलवाड़ा का एक संगठन है, या सुनिधा, इसे ये है भीलवाड़ा का। और इसके अलावा एक और को दिया गया इसके साथ, उनका नाम है यूनिक्लॉन मेडिसिन, ये है जयपुर का, यूनिक्लॉन मेडिकल, ये है जयपुर का, ये भी ध्यान रखना है। ये कहाँ का है, जयपुर का। ये तो टर्न ओवर के अंदर तीनों को ये पुरस्कार। अब देख लेते हैं श्रेष्ठ, मतलब कि अब कौन सा है, वो है श्रेष्ठ व्यवसायी। इसमें किसको दिया गया, श्रेष्ठ व्यवसायी, श्रेष्ठ व्यवसायी। तो श्रेष्ठ व्यवसाय के अंदर किनको दिया गया है, तो श्रेष्ठ व्यवसाय के अंदर दिया गया है मतलब
ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी, मतलब सूक्ष्म, एक आएगा सूक्ष्म और एक आएगा लघु, स्मॉल, सूक्ष्म लघु, और इसके बाद एक वापस कौन सा आएगा, वो आएगा मध्यम। इसे कहते हैं MSM, माइक्रो स्मॉल है मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें ये किन को दिया गया था, तो वो दिया गया था ब्लू कैयर, जो कि भीलवाड़ा का स्थित है, ब्लू कैयर को दिया गया, ब्लू कैयर। और ये कहाँ की स्थित है, भीलवाड़ा की स्थित है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और इसके अलावा अब ये किसे दिया गया है, मतलब लघु में, और लघु में ये श्रेष्ठ व्यवसाय के लघु में किसको दिया गया, तो वो दिया गया है कल्टीवेटर यूनिरल है, कल्टीवेटर, ये भी ध्यान रखना, ऐसा ही कुछ नाम है, कल्टीवेटर। ये कहाँ की है, तो ये है आपके जोधपुर की, इनको ये दिया गया है जोधपुर की। और इसके अलावा वापस M में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अनंता, जो कि है कहाँ की है, अनंता, ये कहाँ की है, तो गंगानगर की है, श्री गंगानगर की। ये प्रमुख कंपनियां हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, मैं ये बता रहा हूँ। और इसके अलावा अब देख लेते हैं, मतलब श्रेष्ठ बुनकर अवार्ड किसे दिया गया है, तो श्रेष्ठ बुनकर अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर ए जेबू निशा, और ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद याकिर। इनको श्रेष्ठ कौन सा दिया गया है, श्रेष्ठ बुनकर अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा इंद्र सिंह के कुदरत के बारे में मैंने आपको बताया, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर एक देख लेते हैं और, मतलब उत्कृष्ट महिला उद्यमी किसे दिया गया है ये अवार्ड, उत्कृष्ट उद्यमी महिला उद्यमी लिखेंगे, महिला उद्यमी, ये किसे दिया गया है, ये भी, तो ये दिया गया है लघु श्रेणी और मध्यम श्रेणी, दो श्रेणी है इसमें, एक लघु और एक है मध्यम। तो लघु में किसे दिया गया है, तो लघु में दिया गया है शेखावटी को, जयपुर। और मध्यम में किसे दिया गया है श्रेष्ठ उद्यम में, तो वो दिया गया है प्लास्टिक उदयपुर, प्लास्टिक जो कहाँ का है, उदयपुर का, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका वितरण कब किया जाएगा, घोषणा हो चुकी है, वितरण कब होगा, तो वितरण होगा वो होगा 17 सितंबर 2023 को। अब आपको ये बताना है कि 17 सितंबर को क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस दिन, ये क्यों है स्पेशल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन 6, जिसमें हमने विश्व, भारत, राजस्थान, स्टैटिक, सामान्य ज्ञान, इन सभी पर चर्चा की है, ये भी ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है तो वापस कमेंट बॉक्स